हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे, क्योंकि व्यापम ने 2025 में इस चैप्टर से सवाल पूछा है ना। इसी कारण से मैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी बता दिया हूं, ताकि मान लो एग्जाम में आए तो आपसे सवाल बनने चाहिए, है ना। आप ये मत सोचना कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम क्यों पढ़े। कई बार होता क्या है कि सवाल आउट ऑफ सिलेबस बनने लगता है, हमको समझ भी नहीं आता कि सवाल सिलेबस में था नहीं और सवाल पूछ लिया गया, है ना। इसलिए दोस्तों, ये मैं जितने भी डेटा बताया हूँ ये इंपॉर्टेंट है ना। ये जितने भी डेटा है सबके सब कैसे इंपॉर्टेंट है, और साथ में व्यापम में पूछे गए सवाल और उसी के पैटर्न में जो सवाल पूछे जा सकते हैं आगामी एग्जाम में, उनको हम ध्यान में रखते हुए आज की क्लास देखेंगे और कल हम नए चैप्टर से फिर शुरुआत करेंगे। क्लियर है? तो आज का हमारा पहला सवाल रहेगा, ये रहा पहला सवाल। ये सवाल आपके व्यापम 2025 में पूछा गया है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल है जो देखने में ऐसा लगता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण लगता है, और आपके में दो चर वाले रैखिक समीकरण सिलेबस का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं मान लो यहाँ सवाल बने तो आपसे सवाल बनने चाहिए। क्लियर है भाई? अब देखिएगा सवाल क्या था। नीचे दिए गए अभिकथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनकर आपको बताना था। अब अभिकथन क्या बोला गया है कि रैखिक समीकरण हमारे पास ये दे रखा है 3x माइनस 4y इक्वल 12 और 6x माइनस 8y इक्वल कितना दिया है 48 दे रखा है। का निकाय का कोई हल नहीं होगा बोला गया है। तो यदि इस प्रकार से कोई निकाय बने तो ये कोई हल नहीं होगा, ये पूछा गया है। तो आप एक चीज तो देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये जो अभिकथन है हमारे पास, अभिकथन से इतना क्लियर हो जा रहा है कि ये जो लाइन है आपके पास, ये पैरेलल समांतर रेखा की बात कर रहा है। किस प्रकार की रेखा की बात कर रहा है? समांतर रेखा। मैंने आपको थ्योरी में भी इस चीज के बारे में बता दिया है। ये पैरेलल लाइन के बारे में है कि जब दो लाइन आपके पास, लाइन 1 और लाइन 2 इस प्रकार से दो लाइन हो तब के कंडीशन में होता क्या है भाई। तो दो लाइन के कंडीशन में एक चीज हम देखे हैं कि A1 और A2 इक्वल B1 और B2 के तो बराबर होंगे, लेकिन C1 और C2 के कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल नॉट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों लाइनों में एक चीज हम देखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर समीकरण से आपको स्पष्ट समझ आ रहा है। ये दे रखा है 3x माइनस 4y इक्वल कितना दे रखा है? मैंने कहा यहाँ पर दे रखा है भाई आपके पास 12, और दूसरे लाइन दे रखा है आपके पास 6x माइनस 8y इक्वल कितना दे रखा है 48। आप ध्यान समझना, यदि ये लाइन था पैरेलल हमारे पास, पैरेलल लाइन मतलब उनके बीच कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। हो सकता है मैं कहूं कि ए और ये बी, इन दोनों की वैल्यू तो बराबर हो सकता है। जैसे यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 के यहाँ पर दोनों जगह देखने पर आपको एक जैसे नजर आएगा। 3 का दुगना 6 है, 4 का दुगना 8 है, लेकिन यहाँ पर 12 का दुगना 24 है क्या? नहीं है। यदि 12 के दुगना 24 होता तो मैं इक्वल नॉट नहीं करता। तो इस प्रकार के लाइन पैरेलल लाइन को दर्शाता है और इसके कोई हल नहीं होता। यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि इस निकाय का कोई हल नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि ये अभिकथन जो होगा दोस्तों एकदम मेरा क्या होगा? करेक्ट होगा। अब यहाँ पर कारण की बात करें तो समानांतर रेखा के केस में कारण क्या होता है? तो हम कहेंगे A1 A2 और B1 B2 तो बराबर होता है, लेकिन इक्वल नॉट होता है आपके पास C1 C2। और इसी थ्योरी को यहाँ पर मैं लिखकर समझाऊं, इसका मतलब कारण भी एकदम क्या होगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही पुष्टि भी करता है। ये मेरा क्या होगा यहाँ पर? एकदम करेक्ट आंसर होगा। मान लो सवाल बना तो एक नंबर नहीं चुकना चाहिए, ये मेरा कुल सिद्धांत है यहाँ पर। अब आप देखो, आपको लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस का हिस्सा नहीं, लेकिन मान लो सवाल तो बना है भी हमारे पास, यहाँ पर रैखिक समीकरण के रूप में दे रखा है। हालांकि ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी है ना, लेकिन सवाल बना है तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बताया हूं। क्लियर? तो आप जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को एक बार देखना जरूर, इग्नोर नहीं करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर गजब का लाइन है, मैं ये कहूंगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के ऊपर ये भी आपके पास ऐसा लगेगा कि युग्मक समीकरण या रैखिक समीकरण का हिस्सा ही दो चर रैखिक वाले समीकरण। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती है, वे एक से अधिक बिंदुओं पर नहीं मिलती। मैंने कहा कि आखिर ये प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं उन रेखा को कहते हैं दोस्तों जब दो रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट करें।
इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करें तो उसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जानते हैं। आए समझ में? अब आप ही एक चीज बताओ कि यदि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो मेरा पहला कथन ये है कि प्रतिच्छेदित रेखा एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आप देख पा रहे हैं केवल एक बिंदु पर मिल रहा है। एक, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम दो रेखा खींचेंगे और इन दो रेखों में तीन चार यहां भी मिले, यहां भी मिले, यहां पर भी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो रेखा कोई एक बिंदु पर ही क्या होगा? मिल सकता है। इसका मतलब मेरा जो कथन होगा एकदम करेक्ट होगा भाई। क्लियर है? फिर दूसरा बोला गया है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे से किसी भी कोण पर मिलती है जो 0 से अधिक होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अब आप कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे तो नहीं बनाओगे ना, एक लाइन खींच दिया मैंने और इसी के ऊपर मैंने दूसरा लाइन भी खींच दिया, ऐसे ऐसा कोई लाइन होता है क्या? नहीं होता। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करने वाले होने चाहिए, है ना। यदि दोनों एक दूसरे के ऊपर होता तब मैं कहता कि ये पूरा 180 डिग्री के बराबर है, या मैं कह सकते इनके बीच टोटल 0 डिग्री के बराबर है कंडीशन में देखा जाए तो, है ना भाई। लेकिन इस प्रकार की जो रेखा होंगे इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा नहीं मान सकते। क्लियर है? तो मैंने कहा यहाँ पर जो भी कोण बनेगा, है ना, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा ये हमेशा 0 से तो ज्यादा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा ये हमेशा 180 डिग्री से क्या होगा दोस्तों? कम होगा। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि मेरा एल वाला जो कथन होगा ये भी एकदम क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अभी समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। ये रेखाएं एक ही रेखा होती है अर्थात उनमें अनंत समाधान होते हैं बोला गया। ठीक है भाई। तो हम कहेंगे ये रेखाएं एक ही रेखा होती। क्या लगता है आपको? एक ही रेखा है। एक ही रेखा हम किसको कहेंगे? ये जो दोनों लाइन लिखा हूं एक के ऊपर, ये एक ही रेखा हो सकते हैं। ये एक ही रेखा नहीं होंगे, ये अलग अलग दो रेखाएं हैं। यदि ये एक्स रेखा है तो ये हमारे पास वाई रेखा है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि इस हिसाब से एम वाला कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। आए भाई समझ में? फिर हम बात करते हैं इनके अद्वितीय हल होते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में जैसे बात करें, कोई भी इस प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखा है तो a1x है ना प्लस b1y प्लस c इक्वल हमेशा 0 होता है। उसी प्रकार दूसरी रेखा की बात करें तो दूसरी रेखा में होता है a2x प्लस b2y प्लस c, यहाँ पर 1 कर सकते हैं, यहाँ पर c2 इक्वल 0। तो इस कारण से क्या होता है? a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2, हालांकि वो c के इक्वल हो सकता है c2 की, इसको 2 कर लेना, है ना। तो इसके अनंत हल नहीं होते बल्कि भाई कैसे होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। तो ये तो मेरा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर दिया गया है अद्वितीय हल। तो हमारा कौन कौन सही हुआ? के कथन सही है, एल कथन सही है और एन कथन सही है। तो के, एल और एन, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दबा के लाइक कीजिएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आपके एक सवाल कटे, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपके व्यापम के पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, व्यापम के पैटर्न पढ़ा रहा हूँ कि जिस प्रकार से सवाल पूछता है, क्या पता कि कल के दिन में आपको लग रहा है कि रैखिक समीकरण पूछ लिया जाए, है ना, जो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हिस्सा होता है। इसलिए मैं जो भी बता रहा हूं दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ये दिया गया है, मिलान करके आपको बताना था कि भाई क्या होने वाला है। एक प्रतिच्छेदी रेखा के केस में, संपाती रेखा केस में, समानांतर रेखा केस में और रेखा की प्रवणता के केस में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर आपके पास 4 यहाँ पर थ्योरी दिया गया। इन थ्योरी से क्या करना है? आपको मैच कराना है। अब मैंने कहा प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होते हैं? इस प्रकार की दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। एक्स और वाई रेखा है तो इस प्रकार के प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, यूनिक कॉन्सेप्ट हो। तो a1 अपान a2 है ना इक्वल नॉट b1 अपान b2 है ना इक्वल c1 अपान c2 होता है। ये हमारे पास इसका क्या होता है? थ्योरी हो जाता है। किसका? प्रतिच्छेदी रेखा का। तो कहां पर है भाई? ऑप्शन नंबर जो तीसरा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया। आए भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। संपाती रेखा कहने का मतलब है, इस चीज को समझना है कि एक रेखा खींचा मैंने, इसी रेखा को मोड़ हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए, है ना। तो इस प्रकार की रेखा को क्या बोलते हैं? संपाती रेखा बोलते हैं। और संपाती रेखा का अनंत हल निकलता है, जैसे मैंने कहा कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल 5 है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 4x प्लस, है ना, यहाँ पर लिख सकता हूँ 6y इक्वल क्या हो जाएगा 10। कहने का मतलब है कि 2 का दुगुना 4 है, 3 का दुगुना 6 है, तो 5 का दुगुना 10 है। तो इस प्रकार से हम अनंत इस प्रकार के हल निकल सकता है। और इस केस में हमेशा एक चीज याद रखना, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 के बराबर होता है, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर बराबर है। ये 2 का दुगुना 4 है या 3 का दुगुना 6 और यहाँ पर 5 का दुगुना 10 है। तो a भी इक्वल है, b भी इक्वल है और मेरा c भी इक्वल है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर पहला जो होगा दोस्तों करेक्ट होगा। अब समानांतर रेखाएं के बारे में क्या होता है भाई, तो समानांतर रेखाएं के बारे में कुछ देर पहले बताया था कि c इक्वल नॉट होता है। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा चौथा। रेखा की प्रवणता की बात करें तो रेखा की प्रवणता का फार्मूला y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होता है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा कर रखना है। क्लियर है। अब यदि मैं मान लो यहाँ पर ऑप्शन देखूं तो मैं कहूंगा k का तीसरा होना चाहिए। k का यहाँ पर तीसरा है भाई, k का पहला गलत हो जाएगा, k का चौथा गलत हो जाएगा, k का यहाँ पर तीसरा है, ये भी आपके पास सही होने के चांसेस है। संपाती की बात करें तो l का पहला होना चाहिए। तो l का पहला कहां पर है, तो मैंने कहा l का पहला यहाँ पर है, l का पहला यहाँ पर भी है। और आगे चेक करते हैं। फिर हमारे पास समानांतर रेखा का m का चौथा होना चाहिए, तो m का चौथा यहाँ पर है, m का दूसरा यहाँ पर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर बन जाएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ये गजब का सवाल है। नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनकर आपको बताना है। ठीक है, ये सेम वही सवाल है जो व्यापम द्वारा पूछा गया था। मैंने उसी टाइप से एक सेम सवाल और उठा दिया। ठीक है, कथन ये दिया गया कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y इक्वल 8 और 4x प्लस 10y इक्वल 16 का अनंत हल होगा बोला गया है। क्या अनंत हल हो सकता है हमारे पास, तो मैंने कहा हमारे पास क्या दिया गया है भाई, एक तो 2x प्लस 5y इक्वल क्या होगा यहाँ पर 8, और मैंने कहा कि एक तो 4x प्लस 10y इक्वल कितना दे रखा है 16 दे रखा है। अब आप खुद देख पाओगे दोस्तों यहाँ पर कि भाई ये 2 का दुगुना है 4, 5 का दुगुना 10 और 8 का दुगुना क्या है 16 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो लाइन गया होगा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ होगा, मतलब संपाती हुआ होगा। कैसे हुआ होगा, संपाती हुआ होगा। यदि संपाती हुआ है लाइन तो हम कह सकते हैं कि भाई ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे, मतलब अनंत हल निकलेगा, है ना। इन्फिनिट आपके पास वैल्यू देखने को मिलेगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 के रूप में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और इन्फिनिट सोल्यूशन मिलेगा। तो मेरे पास कथन भी एकदम करेक्ट है और कारण भी उसका एकदम सटीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होने वाला है। अभी समझ में, लिख कर ले लो, ऐसे सवाल बनेगा ही, भले वो सिलेबस का हिस्सा ना हो लेकिन वो सवाल बनाएगा जरूर। इसलिए आपके एक एक नंबर की वैल्यू है वहां पर। आप देखे होंगे कि जब कट ऑफ बनता है तो एक नंबर का डिस्टेंस, है ना, आपको हजारों के रैंक से पीछे फेंक देता है, होता है भी ऐसा। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। 50 पोस्ट है और 50 पोस्ट में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा कर रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर। ठीक है, ढाल या प्रवणता किसी रेखा के झुकाव को मापने के क्रम को चुनने बोला गया है ना, कि भाई मान लो आपको ढाल या प्रवणता की किसी रेखा के झुकाव को ज्ञात करना है। मैंने एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक लाइन बनाया और इसमें मैंने एक क्या खींच दिया, रेखा खींच दिया इस प्रकार से। तो ढाल की प्रवणता उसकी दूरी और वहां पर बनी इस पर से जो पर डिपेंड करता है। क्लियर है भाई, यहाँ पर बने हुए कोण पर डिपेंड करता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एम की वैल्यू किसके बराबर मान लेते हैं, हम टेन थीटा के बराबर मान लेते हैं। और इसी टेन थीटा की वैल्यू चाहे तो हम ये लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 के रूप में। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी इस थ्योरी में क्या कर दिया हूं, बता दिया। क्लियर है। अब हमको क्रम बताना था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्या हम दिए गए बिंदुओं के मानों को सूत्र में डालकर ढाल की गणना करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए क्या, या ढाल या प्रवणता की गणना के लिए आपको रेखा के दो बिंदु की आवश्यकता होगी, क्या ये पहला पॉइंट होगा। या रेखा के दो बिंदु x1 y1 और
x2 और y2 को पहचानेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि वो रेखा के कौन कौन से बिंदु है उसको हम पहचान करें, ये हमारा काम होगा। पहचानने के बाद हम क्या करेंगे, ढाल का सूत्र लगाएंगे और स्लोप का फार्मूला क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी लिखा हूं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो ये मेरा यहाँ पर दूसरा पॉइंट बन जाएगा। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, दिए गए बिंदु के मानों को सूत्र में जो फार्मूला है इस फार्मूला में फिट करेंगे, तो हमारे पास तीसरा और लास्ट में क्या होगा, ढाल की प्रवणता की गणना करने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होगी और हमको प्राप्त हो जाएगा और हम आसानी से ढाल की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। तो क्या क्या हमको देखने को मिला, सबसे पहले क्या होगा भाई m। अब m से शुरुआत होने वाले आपके पास 3 ऑप्शन है जो m से शुरुआत हो रहे हैं। अब ध्यान देना m के बाद क्या आना चाहिए, तो मैंने कहा n आना चाहिए, तो m के बाद n यहाँ पर बस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर ये नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनकर बताना है। बोला गया है कि एक ही रेखा पर खींचे गए 2 समानांतर रेखाएं, रेखा की ढाल समान होती है। ये बोला गया है, कहने का मतलब है कि मान लो मेरे पास इस प्रकार से एक कोऑर्डिनेट है ना, डायग्राम दिया गया है और इसमें मान लो मैं 2 इस प्रकार से समानांतर रेखा खींच देता हूं। ठीक है, समानांतर कहने का मतलब है यदि ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है तो इनके बने हुए कोण भी आपस में क्या होंगे, तो आप कहोगे बराबर होंगे। होंगे भाई, हो सकता है इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाए, अलग बात है, लेकिन भाई कोण बराबर होंगे, सब चीज बराबर होंगे, ढलान भी बराबर होंगे। एक ही रेखा पर खींचे गए 2 समानांतर रेखा की ढाल समान होगी, कोण बराबर है, तो सिंपल सी बात है ढाल बराबर होगी, मतलब मेरा कथन भी क्या होगा दोस्तों यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक ही रेखा पर बने स्पर्शीय कोण समान होते हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर कोण के मैं पहले ही बता दी हूँ बराबर होते हैं, और कोण बराबर होने के कारण रेखा क्या होते हैं, ढाल भी समान होते हैं, तो कारण भी यहाँ पर मेरा क्या होगा, एकदम सटीक हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा कथन सही होगा, तो भाई कथन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है, ये भी मेरा क्या होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आया भी समझ में, इस प्रकार से सवाल बने तो आपको अच्छे से डील करना है हर एक सवालों को। क्लियर है, ये नहीं कि सवाल को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक सवाल को आपको बनाकर देखना है। देखिएगा अगला सवाल। फिर ये जहां से सवाल उठाता है वहीं से मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया हूं। ठीक है, कि आखिर व्यापम जिस जिस पोर्शन से सवाल उठाएगा तो ऐसे सवाल ही आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, दिए गए कथनों में आपको सही कथन को आपको क्या करना है, चुनकर बताना है। क्लियर है। बोला गया है यदि 2 रेखा एक दूसरे पर संपाती है तब इन रेखाओं समीकरण से अनंत हल होते हैं। मैंने बताया था कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से ओवरलैप हो, क्या हो, ओवरलैप। ठीक है, तो हम देखें कि ओवरलैप होगा मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये सब के सब बराबर होंगे, मतलब इसके कितने सोल्यूशन निकल सकते हैं, इनफिनिट सोल्यूशन निकल सकते हैं। अतः मैं कह सकता हूं कि के वाला जो कथन होगा दोस्तों मेरा एकदम करेक्ट होगा। फिर बात करते हैं, यदि 2 रेखाएं समानांतर है तो कोई हल, नो सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। अब 2 रेखाएं के मान लो पैरेलल है, ये इस प्रकार से एक रेखा और ये दूसरी रेखा है, तो यहाँ का केस क्या बनता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 है ना, इक्वल नॉट C1/C2 है ना, तो हम कहेंगे इसका नो सोल्यूशन मिलता है, नो सोल्यूशन। तो ये वाला कथन भी क्या होगा, एकदम करेक्ट है। मैं कह सकता हूं कि एल वाला कथन भी मेरा क्या होगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को काटते तो रेखाओं की समीकरण से अद्वितीय हल कई बार हम देख चुके हैं। यदि 2 रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इनका क्या निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, अद्वितीय हल निकलता है। और थ्योरी क्या बनता है इसका, A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 इक्वल C1/C2। ये चीज आपको याद रहना चाहिए, इन तीनों फॉर्मेट का। कब आपको, मतलब कहने का मतलब है कब संपाती के केस में ये वाला बनता है ना, यदि मान लो समानांतर है तो ये वाला थ्योरी लागू होता है, और आपके पास मान लो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो आपके पास ये वाला थ्योरी, या हम कह सकते हैं अद्वितीय हल वाला, यूनिक सॉल्यूशन वाला थ्योरी बनता है। तो ये तीनों चीज तो एकदम दिमाग में बिठा कर रख लेना, तो एम वाला भी क्या होगा मेरे यहाँ पर करेक्ट होगा। बात करते हैं एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध जिसे एक्स और वाई के सभी मान संतुष्ट करे तो वह संबंध रेखा समीकरण कहलाता है। तो ये कथन भी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, के एल और एम सब के सब क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल बनते तो इन सवालों को छोड़ना नहीं है, एक बार पूरा वीडियो जरूर देखना है यार।
क्लियर है, हमको सिलेक्शन चाहिए, है ना। सिलेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है, इस चीज को याद रखना। और आज से अभी बीच में गैप जरूर हुआ है, लेकिन अब हम यहाँ से कंटिन्यू 30 दिन का समय बच गया है। इन 30 दिनों में हम जितने भी टॉपिक हो सकते हैं और जितने भी और पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ से हम पहला एक और सवाल हमारे पास है। नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनकर आपको बताना था। जब अंतराल की ढाल या प्रवणता क्षैतिज हो तो प्रवणता शून्य होगी। कहने का मतलब ये है कि मैंने एक ग्राफ बना दिया इस प्रकार से, ठीक है। क्या बना दिया? ग्राफ। इसको हम यहां से भी देख सकते हैं। मैं डेटा जब मैं बता था ये वाला, जब अंतराल कैसा हो जाए? क्षैतिज हो जाए, इस प्रकार से क्षैतिज हो जाए। कहने का मतलब है क्षैतिज होगा तो हमारे पास ढाल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? तो m बराबर आप कहोगे कि y2 माइनस y1 होता है और x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। अब क्षैतिज होगा तो क्षैतिज होगा तो मैं कह सकता हूं कि क्षैतिज होते ही क्या होगा? y2 और y1 का मान हमेशा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। अब भाई इन दोनों की यदि y2 y1 के बराबर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0, और 0 को यदि मैं x2 माइनस x1 से भाग देता हूं तो रिजल्ट अभी क्या देखने को मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर, यही बात है। तो यदि ये बात है तो मैं ये तो कह सकता हूँ ना भाई, यहाँ पर जैसे डेटा में हम देखे हैं यहाँ पर हमारे पास जो सवाल था उसी सवाल के ऊपर यदि हम चर्चा करें तो भाई ये दोनों रेखा यदि मान लो क्षैतिज है इस प्रकार से, तो मैं कह सकता हूँ y2 और y1, क्योंकि आपके पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस मतलब यदि हम x से ऊपर जा रहे हैं तो वो किस एक्सिस में आ जाएगा? तो मैंने कहा वो y एक्सिस का हिस्सा होगा। तो y2 और y1 दोनों एक ही है, तो मैं कह सकता हूँ कि y2 माइनस y1, है ना। तो हमारे पास ये है कि भाई y2 और y1 क्या है? आपस में बराबर है, और बराबर होंगे तो प्रवणता हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। तो कथन जो होगा मेरा करेक्ट होगा। अब शून्य होने का मेन कारण है क्योंकि y2 माइनस y1 इक्वल 0 होगा। यदि दोनों बराबर है तो आप खुद देख पा रहे हैं कि y2 माइनस इसको भी y2 मान सकता हूं तो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो कारण भी क्या होगा दोस्तों? मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें इसका करेक्ट आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये राइट होगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों यहाँ पर मेरा क्या होगा? राइट होगा, और कारण जो है कथन की सही पुष्टि भी कर रहा होगा। क्लियर है। तो ऐसे सवाल यदि आपके पास आए एग्जाम में तो आपसे एक नंबर नहीं छूटने चाहिए। यहाँ पर जितने भी मैं सवाल बताया हूँ उन सभी सवालों को बारीकी से देखना है। ये नहीं सोचना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी भूल बिल्कुल नहीं करना है। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ है ना सोच कर पढ़ा रहा हूँ कि आके एग्जाम में आपके पास कई बार पूछा है भाई, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रैखिक समीकरण के रूप में प्रयोग करता है। और आप देखे भी हो, मैं आपको सवाल भी दिखाए हुए यहाँ पर कि अभी 2025 में ही आपके यहाँ से सवाल पूछे गए। ये वाला सवाल है ना, ये वाला सवाल आया हुआ सवाल है, आप खुद देख पा रहे हो। 56 नंबर का क्वेश्चन कहीं कोई एग्जाम में व्यापम में पूछा गया है। क्लियर है। तो मान लो ऐसे सवाल बने तो आपसे सवाल छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल बिल्कुल लोग ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट छोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आज के क्लास को हम यही रोकते हैं और कल से एक नए टॉपिक, नए एनर्जी के साथ फिर उपस्थित हो जाऊंगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।